चलो दोस्तों, आज जान लेते हैं थोड़ा अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र क्या होते हैं और क्या संविधान में इनको दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा इनको मिला हुआ है तो किसके अंतर्गत मिला हुआ है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, आप इसे आसानी से देख और समझ सकेंगे। देखिए, जो एक तरीके का समुदाय होता है जनजाति, ये एक समुदाय होता है। ये समुदाय अस्तित्व में था जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ये विकास से पहले भी अस्तित्व में था। बाद में जब डेवलपमेंट ज़्यादा होने लगा तो ये अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए ये एक तरीके से समाज की जो मुख्य धारा होती है उससे कटे हुए रहते थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये हुआ कि भाई जो आदिवासी हैं इनको एक तरीके से नाम दिया जाता था आदिवासी, उसी का एक वैधानिक शब्द हो गया है ये, या वैधानिक पद हो गया जनजाति। तो जनजातीय क्षेत्र क्या होते हैं और अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में संविधान ने क्या कहा है, तो देखते हैं। आपको फालतू बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं सिर्फ आप उन्हीं पर फोकस करिए। तो भारत के संविधान के भाग 10 आर्टिकल 244 के तहत अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान में भाग 10 और आर्टिकल 244 आपको क्या बताता है, तो आपको पता होना चाहिए। अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में हमें जानकारी देता है। संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसमें राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। लेकिन इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर इनके बारे में अलग से प्रावधान किया गया है। ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी के राज्य इसमें शामिल हैं। तो ये कहा गया है 244(1) आर्टिकल के तहत कि ये शामिल इसमें नहीं होंगे, मतलब इनको हटाकर। ठीक है, अब देखें कि संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में अलग से व्यवस्था करी गई है। किसमें? आर्टिकल 244(2) के तहत अलग से व्यवस्था करी गई है। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से आर्टिकल 244 का 244(a) का जोड़ा गया, जो संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि के द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्र जो हैं उनको मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकता है। और उसके लिए क्या होगा? स्थानीय विधानमंडल या परिषद या फिर दोनों को सृजित कर सकता है। किसको ये मिला है कि असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर ऐसा काम किया जा सकता है। किसके पास ये शक्ति है? ये है संसद के पास। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी देते हैं या फिर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देते हैं तो कई बार चीज़ें बहुत ही डीप में पूछ ली जाती हैं। तो संसद को ये शक्ति दी गई है। ध्यान रखना है आपको, संसद को कौन सी शक्तियां दी गई हैं और राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। 5वीं अनुसूची की कुछ कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अनुसूचित क्षेत्रों को निर्धारण करना कैसे होता है। असम, त्रिपुरा बता चुकी हूं मैं आपको। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा, ठीक है ना, किसी और राज्य के क्षेत्र में राज्य क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। पूछा जाता है प्रश्न कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कब घोषित किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये राष्ट्रपति के द्वारा ही क्षेत्र घोषित किया जाता है। केंद्र तथा राज्य की कार्यकारी शक्तियां क्या हैं अब इस मामले में? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्र पर है, जैसे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में दिशा निर्देश और आवश्यकता पड़ने पर सही तरह से प्रशासन चलाने के लिए बाध्य करना है। जो राज्य की कार्यपालिका है उसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है? अनुसूचित क्षेत्र पर है। लेकिन जो संघ की कार्यपालिका है वो क्या करती है कि जो भी क्षेत्र हैं उन पर सही तरीके से प्रशासन चलाया जाए और आवश्यकता पड़ने पर अगर प्रशासन सही नहीं है तो उसके लिए उसे बाध्य भी किया जाए। इन क्षेत्रों में राज्यपालों के लिए आवश्यक है कि जब राष्ट्रपति चाहेगा तब उनको इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देनी होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का जो स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है हमारा, वो संघवाद की तरफ है। क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं एक तरीके से अगर आप कहें तो ये केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं, जो कि हर राज्य में होते हैं। और हर राज्य में वो होते हैं तो वहाँ के प्रशासन में क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से काम चल रहा है, वहाँ की पूर्ण स्वायत्ता उनको दी गई है कि वो अपने तरीके से काम करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर भी लगता है कि भारत की संप्रभुता या अखंडता या भारत के लिए किसी भी सुरक्षा दृष्टि से वो चीज़ें ठीक नहीं है तो उन कामों की जो रिपोर्ट होगा या जो रिपोर्ट होगी वो किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति को दी जाएगी। तो केंद्र की संसद जो है उसमें दखलंदाजी
कर सकती है और उसको निरस्त भी कर सकती है ऐसे नियम और कानूनों को। जनजातीय सलाहकार परिषद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जनजातियों के लिए अगर बनाई गई है सलाहकार परिषद तो उन्हीं के हित के लिए बनाई गई होगी। अब इसमें क्या है कि कुछ क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित है। एक तो ऑफिशियली घोषित है कि भाई इसमें अनुसूचित जनजातियां रहती हैं और ये क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है। लेकिन जिन राज्यों में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है वहाँ पर क्या होगा, लेकिन वहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर जातियाँ निवास कर रही हैं। तो राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार क्या होगा, वहाँ पर भी जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन अनिवार्य रूप से होगा। देखिए, अगर क्षेत्र घोषित नहीं है तो भी वहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रपति की सलाह से वहाँ पर ये काम होगा। अनुसूचित जातियाँ या जनजातियों को अगर हम समझें तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अपने हितों का संरक्षण करना चाहती हैं। ये अपने हिसाब से अपने कामों को, अपनी संस्कृति को, अपने जो कार्यकलाप हैं उनको संरक्षित रखना चाहती हैं। और जो सरकारें हैं वो क्या चाहती हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि इनको शिक्षा में, विकास में, संचार में, हर चीज में आगे लाया जा सके। इसके अधिकतम सदस्य जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, 20 सदस्य होते हैं जनजातीय सलाहकार समिति के और 3/4 उस राज्य की विधानसभा में शामिल अनुसूचित जनजातियों के सदस्य से लिए जाएंगे। कितने? 3/4। इसमें राज्यपाल परिषद के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति या उनकी संख्या को निर्धारित कर सकते हैं। ये सब किसके पास पावर है? राज्यपाल के पास ये पावर है कि उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति या उनकी संख्या को निर्धारित करने की पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास है। इसका कार्य है कि जनजातियों के कल्याण के लिए, मैंने कहा जब जनजातीय सलाहकार परिषद बनाई जा रही है उसका काम ही यही है कि जनजातियों के कल्याण के और उत्थान के बारे में विषयों पर सलाह दे। लेकिन इन कामों पर होगा क्या, ऐसे विषयों पर सलाह देगी जो राज्यपाल द्वारा निर्देशित किए गए हों। ऐसा नहीं है कि परिषद बन गई और वो अपने आप ही पूरे काम करने लगेगी। उसको किसकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी? राज्यपाल, जब तक उन दिशा निर्देशों को नहीं मानता है। राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वह संसद या राज्य की विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम उस राज्य की अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में लागू करे या ना करे। ये पावर दी गई है उस राज्य के राज्यपाल को, जहां पर ऐसी परिषदें हैं कि भाई अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो या राज्य के विधानमंडल ने ही कोई कानून बनाया है तो जो अनुसूचित क्षेत्र है वो, सपोज करिए ये पूरा राज्य है लेकिन ये कुछ क्षेत्र हैं यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र हैं, तो ये राज्यपाल जो होगा वो उसके पास पावर होगी कि वो समस्त जगह इसको लागू करे या ना करे, या फिर इनमें तो बिल्कुल ही लागू करे या ना करे जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं, जो ऑफिशियली अनाउंस्ड है या फिर वहाँ पर परिषदें हैं। तो किसी भी भाग में लागू करे या ना करे, ये पूरी की पूरी पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास है। देखिए, 5वीं और 6वीं अनुसूची में राज्यपाल की भूमिका जो है या उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप उनको याद अच्छे से रखें। राज्यपाल तब तक कोई विनिमय नहीं बना सकता है जब तक कि वह जनजातीय सलाहकार जो समिति है उससे परामर्श ना कर ले। ऐसा नहीं कि सारा काम राज्यपाल ही करेगा। जो सलाहकार परिषद बनाई गई है, जो समिति बनाई गई है, उससे पहले सलाह करनी होगी, तभी जाकर राज्यपाल कोई विनिमय बना सकता है, या इससे पहले वो नहीं बना पाएगा। तो मुझे लगता है एग्जाम के लिए अगर आपने 5वीं अनुसूची के बारे में इतना जान लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। आप बहुत ज़्यादा बेवजह डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे, आप पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे। एमपीएससी का अगर आप पेपर देते हैं तो प्रश्न बहुत अलग तरीके से पूछे जाते हैं और बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि क्या आपको पढ़ना है, और उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो अनुसूचित जनजाति और क्षेत्र के बारे में इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है जो 1 लाइनर क्वेश्चंस आपके आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्ते। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।